Hello guys, and welcome back to the day 20 of the 90 days revision. And अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मुझे नहीं पता आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो। ठीक है, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे हो तो बहुत गलत बात है। So now without wasting any time, let us start with the day 20, which is the most important 2 marks questions which you do not have to skip for your 2025 board exams. ठीक है, तो आज हम लोग जो है वो 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमारे पास है ही नहीं अब टाइम वेस्ट करने के लिए। ठीक है, सब अब हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस करते हैं। आपको भी पता है मैं ऐसे नहीं करती कि एक ही चैप्टर में से क्वेश्चंस करवा रही हूँ एक दिन में। नहीं, हम लोग मिक्स करेंगे क्वेश्चंस। हम लोग एक साथ हर तरह के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, पूरे सिलेबस को एक साथ रिवाइज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द फ्रिंज sorry, how does the fringe width in Young's double slit experiment change when the distance of separation between the slits and the screen is doubled? ठीक है, इजी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल रखा गया है। अगर आपको नहीं याद है फ्रिंज विड्थ की एक्सप्रेशन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए तो बहुत गलत बात है। आज ही सोच लो कि मैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की सारी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स को कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं याद तो ठीक है, ये आप अपने ऊपर एक चैलेंज लोगे। तो हमें पता है कि फ्रिंज विड्थ जो होता है बीटा, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। यही होता है हमारे पास फ्रिंज विड्थ। ठीक है, अगर आप सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इसको डबल कर रहे हो, यानी कि आप डी को क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, तो उससे हमारी फ्रिंज विड्थ क्या होने वाली है, लैम्डा डी प्राइम बाई डी। आप डी को डबल कर दे रहे हो तो हमारे पास फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगी मैम, डबल हो जाएगी। तो इसका मतलब द फ्रिंज विड्थ बिकम्स डबल व्हेन यू इंक्रीज द सेपरेशन, व्हेन यू डबल द सेपरेशन बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट्स। फाइन, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, आई होप सबका जो है ये क्वेश्चन हुआ हो। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हो सकता है आपको ये थोड़ा सा लेंथी लगे, बट आप ऐसे क्वेश्चंस भी अपने 2 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का। अब एक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं 2 मार्क्स का। ठीक है, ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करो, एक बार क्वेश्चन को खुद से रीड करो, अटेम्प्ट करो, और उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ देखना। सीधा कोई भी सॉल्यूशन देखने जो है वो नहीं जाएगा। ऑलवेज मेक इट अ हैबिट, क्वेश्चन रीड करो, हमें इसे खुद से सॉल्व करना है। वी टेक इट एज अ चैलेंज कि हम खुद करेंगे। वहां बोर्ड्स में मैं नहीं आऊंगी ना सॉल्यूशन बताने के लिए, ऐसे ही खुद से चैलेंज कर लेना है कि नहीं भाई, हमें जो है उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, खुद से सॉल्व करना है, लड़ना है उस क्वेश्चन से। अगर नहीं होता है उसके बाद इस पे आना है। ठीक है, अपनी मेंटालिटी 100 आउट ऑफ 100 वाली रखनी है, तभी 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, आपको लाइट दे रखी है, उसकी वेवलेंथ दे रखी है 412.5 नैनोमीटर, एंड इट इज इंसिडेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स। इनके ऊपर आपने इंसिडेंट करा है, जिसका वर्क फंक्शन आपको दे रखा है। आपको बताना है इसमें से कौन सा मेटल जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो मुझे बताया मैम, अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होती है तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है मेटल। अगर उससे कम होगी तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो नहीं करेगा। तो मैम लैम्डा दे रखा है, हम एनर्जी ऑफ फोटोन तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। हमें पता है एनर्जी क्या होती है फोटोन की, एच इंटू म्यू, और मैम म्यू क्या होता है, सी बाय लैम्डा। अब जो जो समझदार बच्चे होंगे ना, उन्होंने क्या कर रखा होगा, एच और सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लर्न कर रखा होगा। ठीक है, कि एच इंटू सी की वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में। तो ये सब बच्चे याद रखेंगे, बहुत हेल्पफुल चीज है कि एच इंटू सी की वैल्यू होती है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। तो अगर मैं यहाँ पे एच इंटू सी की वैल्यू ये डाल दूं और वेवलेंथ की वैल्यू नैनोमीटर में डाल दूं, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा फोटोन की एनर्जी का, मैम वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। और मैम वो क्या आएगा, मैम अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.94 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा, 2.94 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें पता है कि जिस जिस मेटल के लिए जो फोटोन की एनर्जी है
वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, उसमें वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो वो करेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो। तो अब देखते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं फोटोन की एनर्जी को वर्क फंक्शन से। सोडियम का जो वर्क फंक्शन है वो फोटोन की एनर्जी से कम है, इसका मतलब ये एमिशन को शो करेगा। पोटेशियम का जो वर्क फंक्शन है वो भी कम है, तो इसका मतलब ये भी शो करेगा। क्या कैल्शियम शो करेगा? कैल्शियम का वर्क फंक्शन तो मैम फोटोन की एनर्जी से ज्यादा है, तो ये नहीं शो करेगा, और मोलिब्डेनम भी नहीं शो करेगा। इसका मतलब वी विल राइट सोडियम एंड पोटेशियम विल शो द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। वो जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को शो करेंगे। क्योंकि इसका रीजन भी बहुत सिंपल है मैम, क्योंकि दोनों के लिए जो एनर्जी है फोटोन की वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इन सबके लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालते हैं और फिर कंपेयर करते हैं। अरे क्यों इतना लंबा रूट लेना है जब सिंपल तरीका बैठा है दुनिया में। ठीक है, चलिए। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। when an electron in hydrogen atom jumps from the third excited state to the ground state, how would the de Broglie wavelength associated with the electron change? Justify your answer. Now this is a little different question, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाला है। ठीक है, एक बार ट्राई जरूर करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, कोशिश करो, सोचो कैसे अप्रोच करेंगे। आई होप सबने जो है इस क्वेश्चन को ट्राई करा हो कि इसको कैसे करना है। ठीक है, अब हमें पता है जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट मैम, दैट इज गिवन बाय 13.6 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही होती है हमारे पास एनर्जी। हमें पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h बाई पी, और h को हम लोग लिख सकते हैं in terms of energy as रूट टू एम ई। अब अगर हम यहाँ पे E की वैल्यू को पुट कर दें, तो ये जो n स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट है हमारे पास, तो ये n जो है वो बाहर आ जाएगा, और क्योंकि ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर चला जाएगा n। ठीक है, तो हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन इस तरीके से आ जाएगा। अब इसकी यूनिट्स मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि हमें वेवलेंथ की डिपेंडेंस मिल गई है n के साथ। तो अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो जंप कर रहा है फ्रॉम द थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 4 से, अगर वो n इज इक्वल टू 1 पे जंप कर रहा है तो उसका n डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब उसकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो भी डिक्रीज करेगी। और वो कितनी डिक्रीज करेगी? पहले जब n इज इक्वल टू 4 था तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ थी 4/h, जो भी यहाँ पे कांस्टेंट बैठा है। ठीक है, और जब वो ग्राउंड स्टेट में आ गया तो हमारे पास जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो कुछ इस तरीके से आ गई। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सो लैम्डा 4 इज 4 टाइम्स द लैम्डा 1, राइट। तो इसका मतलब क्योंकि n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में जा रहा है, तो फाइनल जो वेवलेंथ है लैम्डा 1 दैट इज लैम्डा 4 डिवाइड बाय 4। तो दिस मींस डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 1/4, यानी कि वो 1/4 हो जाएगी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो 1/4 हो जाएगी ओरिजिनल वेवलेंथ की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको ये करके दिखाना था। और ये जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, दिस सेक्शन इज द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन ऑफ योर एग्जाम। सबसे डिफिकल्ट सेक्शन ना तो 5 मार्क्स का है ना तो 4 मार्क्स का है, ना एमसीक्यूज है। सबसे डिफिकल्ट सेक्शन जो आता है आपका वो आता है 2 मार्क्स का, क्योंकि वहां पे दे एक्चुअली आस्क यू द मोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करे होते। इसीलिए आपको बार बार ऐसे क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज कर कर खुद से ट्राई करने को कहा जा रहा है, क्योंकि जब आप खुद से अटेम्प्ट करोगे तभी आप पेपर में भी अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, चलिए
Question number 4. Explain the reasons why the wave theory of light is not able to explain the observed effects of photoelectric effect. Again 2 marks का theory based question. तो ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि आप सब एक्सपेक्ट करते हो कि जो आपका क्वेश्चन आएगा पेपर में वो सिंपली आपका क्या आएगा, डेरिवेशंस आ सकते हैं, राइट, या 2 मार्क्स में सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 मार्क्स के अंदर आपका थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको सपोज जैसे इसमें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, रीजंस बताने हैं कि क्यों वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती ऑब्जर्व्ड इफेक्ट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो इसका एक बहुत अच्छा आंसर है, मतलब इसके 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपने थ्योरी में पढ़े होंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज कि जो आपका इमिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, दैट इज इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और वो इस चीज को जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है वेव थ्योरी कि ऐसा कैसे हो रहा है कि ये इंस्टेंटेनियस एमिशन है। देन सेकेंड चीज वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि व्हाई इज देयर एन एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसा क्यों है कि हर मेटल की एक थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है या फिर कुछ वर्क फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसके बियॉन्ड जो है वो क्या कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर रहा है और उससे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो नहीं कर रहा है। एंड द थर्ड थिंग इट कुड नॉट एक्सप्लेन वॉज, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी वेव थ्योरी ऑफ लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि जो आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड is independent of, and it is independent of the इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर जो है वो डिपेंड नहीं कर रही है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। सो ये सारे कुछ रीजंस हैं जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। Okay, so let's start with the question number 5. Which one of the following cannot emit radiation and why? आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है वो रेडिएशन को एमिट नहीं कर सकता है और ऐसा क्यों है। So the first is excited nucleus or the excited electron. इसमें से कौन सा जो है वो रेडिएशन को एमिट नहीं कर सकता है। So think, एक बारी सोचो, वीडियो को पॉज करो और फिर बताओ इसका आंसर। So the answer to this question would be, it's very simple, that we know that excited nucleus has energy which is in the order of mega electron volt, whereas the excited electron has energy in the order of electron volt. So the excited nucleus can emit the radiation, but the electrons, the excited electrons, cannot emit radiation. And by radiations, we mean gamma radiation. Fine. So the excited nucleus can emit the gamma radiations, but the excited electron cannot emit the gamma radiations because एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो गामा रेडिएशंस को एमिट कर सके, ऐसे फोटॉन्स को एमिट कर सके जिनकी एनर्जी इतनी हाई है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम इन योर 2 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमने जो है वो आज मोस्टली पार्ट 2 के क्वेश्चन पे फोकस करा है। ठीक है, आप देख रहे होगे सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो पार्ट 2 के हैं। Okay, so next question which I have shown over here, this is a derivation. तो इस last question जैसे आप सबको पता है कि मैं आपको एक derivation देती हूँ करने के लिए. So this is your homework derivation. Very 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 important. मतलब कोई क्यों ही छोड़ना चाहेगा इतनी important derivation को अपने एग्जाम के पर्पस के लिए। Question is, draw the circuit diagram to show the use of a PN junction diode as a half wave rectifier. तो आपको यहाँ पे एक हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है और आपको उसको एक्सप्लेन करना है कि आप कैसे इसको यूज करते हो
और आपको इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस का ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। अगेन 3 मार्क्स में आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को अपना, ठीक है। इसके साथ हो सकता है कि ये 4 मार्क्स में आ जाए और 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ जाए, या फिर ये 3 मार्क्स में आ जाए और साथ में 2 मार्क्स का कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से है ये। डेरिवेशन बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, इसको तो याद करके अच्छे से समझ कर जाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज हम लोग यहीं पे अपनी वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है। आज हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करें आपके साथ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हम आपको कल भी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सो वी हैव कंप्लीटेड 20 डेज ऑफ आवर 90 डेज रिविजन। वी हैव सो मेनी डेज मोर टू गो, ठीक है। तो हम साथ साथ जो है वो रिविजन करते जाएंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ 2 मार्क्स का है, ऐसे ही हम लोग 2 मार्क्स की एक और वीडियो होगी, फिर 3 मार्क्स पे आएंगे, फिर केस बेस्ड क्वेश्चन और करेंगे, डेरिवेशंस पे फोकस रखेंगे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आई होप सबको जो है वो मजा आ रहा हो प्रैक्टिस करने में, रिविजन करने में। नाउ आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तो जल्दी से अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक भी कर देंगे, और कमेंट करके बताना कैसी लग रही है वीडियोस, ठीक है। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, टाटा।